So today we are going to learn about electrolytes. Electrolytes एक ऐसा टॉपिक है जो काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हम पढ़ते हैं। F1 में आता है, मेडिकल सर्जिकल के अंदर आता है। ये टॉपिक के अंदर से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और यहाँ पे थोड़े बहुत मार्क्स जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जैसा रहता है. So this is the topic which is most commonly asked even in the nursing government nursing exam as well as for NORCET. Okay, तो as हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो नॉर्सेट की भी प्रिपरेशंस करा रहा है, तो आज का हमारा टॉपिक वही है दैट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड अमंग द नॉर्सेट एज वेल एज गवर्नमेंट एग्जाम्स. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. So electrolyte is a substance that on dissolving in solution ionizes. यानी कि ये एक चार्जलेस पार्टिकल है, लेकिन जैसे ही वो डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर आयोनाइजेशन हो रहा है. आयोनाइजेशन क्या होता है? तो आयोनाइजेशन मतलब वो जिसके अंदर चार्ज, कोई भी पार्टिकल के अंदर इधर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको आप आयोनाइज्ड मटीरियल, आयोनाइज्ड पार्टिकल, या तो फिर वो जो प्रोसेस है उसको आप आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहेंगे. That is, some of its molecules split or dissociate into electrically charged atoms or ions. तो जैसे मैंने बताया, electrical charge present होगा, either it will be positive or negative. तो ये होता है basically electrolyte का मतलब. ओके, सो उसके अंदर हम बात करते हैं. सबसे पहले सोडियम के बारे में बात करेंगे हम. तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 135 to 145 MEQ per liter. So this is the normal value of sodium. कॉमन फूड सोर्सेस क्या क्या है इसके? तो बेकन, बटर, कैंड फूड, चीज, फ्रैंकफर्टर्स, केचप, मीट, मिल्क, मस्टर्ड, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक फूड, सोया सॉस, टेबल सॉल्ट, व्हाइट एंड होल व्हीट ब्रेड. तो ये सारे क्या है? सोडियम के सोर्सेस. ओके, तो ये सारे फूड सोर्सेस के अंदर से हमको सोडियम अगेन होता है. ओके, नाउ कम्स द टॉपिक दैट इज हाइपोनेट्रीमिया. ओके, अब हाइपोनेट्रीमिया का मतलब, हाइपो वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड होता है? लेस. ओके, तो नेट्रीमिया इज रिलेटेड टू सोडियम. तो सोडियम का लेवल कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोनेट्रीमिया. और सोडियम का लेवल कहाँ कम हो रहा है? तो ब्लड के अंदर कम हो रहा है. ओके, कभी कभी अप्लाइड क्वेश्चन आ जाता है, सीरम सोडियम लेवल के बारे में बात की है यहाँ पे हमने. ओके, सोडियम इन द ब्लड इज गोइंग टू डिक्रीज, नॉट इन द सेल और टिश्यू. अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द डिफरेंस. यहाँ पे हमको की वर्ड है हमारा सीरम सोडियम. ओके, सीरम सोडियम लेवल के बारे में बात की है, जो 135 MEQ से कम हो जाएगा, उससे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे. एंड दिस इम्बैलेंसेस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस. तो सोडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाटर. Okay, and also sodium is having capacity to attract water. So ideally sodium का level fluctuate कब होता है? जब fluid का level fluctuate होता है. Okay, so that is the most important thing that should be kept in mind, that sodium का imbalance हमेशा water के imbalance के साथ में associated रहेगा. Causes. अब इसके causes क्या क्या हो सकते हैं? तो सोडियम एक्सक्रीशन हो रहा है अगर बॉडी में से, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सा कॉज है कि वो कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर बॉडी में से एक्सेसिव सोडियम बाहर जा रहा है, ऐसे कंडीशन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, जिसके अंदर आएगा सबसे पहला एक्सेसिव डायफोरेसिस. अब डायफोरेसिस का मतलब क्या है? तो डायफोरेसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग. ओके, that is called as diaphoresis. Next is diuretics. The diuretics administer किए हैं तो भी सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा. वॉमिटिंग, डायरिया, वुंड ड्रेनेज, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वुंड ड्रेनेज अगर है तो आपका सोडियम लेवल डाउन जाएगा. किडनी डिसीज अगर प्रेजेंट है, या तो फिर अल्डोस्टेरोन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो गया है, तो भी सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा. तो ये कंडीशंस के अंदर सोडियम लेवल बढ़ेगा, सॉरी सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ेगा.
ओके, ये तो हुई सोडियम एक्सक्रीशन, अगर इंक्रीज हुआ तो हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। सेकंड क्या है, या तो हम सोडियम का लेवल इनटेक में कम हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला कॉज क्या था, इनटेक नॉर्मल है, एक्सक्रीशन बढ़ गया है। यहाँ पे एक्सक्रीशन नॉर्मल है, इनटेक कम है, तो भी सोडियम का लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, जिसके अंदर एनपीओ स्टेटस होगा। ओके, व्हाट इज एनपीओ, दैट इज नथिंग पर ओरल, या फिर एनबीएम, दैट इज नील बाय माउथ। ऐसा कोई स्टेटस है तो सोडियम का लेवल कम हो सकता है। या तो फिर सॉल्ट के अंदर सोडियम का लेवल कम हो तो भी सोडियम लेवल डिक्रीज हो सकता है। सो दैट इज आर सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वाज सिक्रीशन इम्पेयर्ड है। ओके, सोडियम का सिक्रीशन ज्यादा है तो सोडियम डेफिशिएंसी आ सकती है। सेकेंड कॉज है हमारा कि सोडियम का इंटेक कम है तो भी सोडियम की डेफिशिएंसी आ सकती है। थर्ड इज डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम, मतलब कि डाइल्यूट हो रहा है। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन उसका नॉर्मल होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल नहीं है, तो भी क्या होगा, सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसके अंदर एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स और इरिगेशन विथ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में हमने बात की है। हाइपोटोनिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो वो हाइपोटोनिक हो गए, ठीक है। जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है वो हाइपरटोनिक हो गया। तो हमेशा याद रखना, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, हाइपोटोनिक के अंदर वो लोग क्या लिख के आते हैं, फ्लूइड लेवल कम लिख के आते हैं। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर अस इज हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। आईसो तो हमको पता है, आईसो तो पता है हमको, आईसो इज इक्वल टू इक्वल, मतलब कि क्या इक्वल होगा, वाटर लेवल भी, फ्लूइड लेवल भी इक्वल होगा और इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी इक्वल होगा। लेकिन बात अगर हाइपोटोनिक की जा रही है यहाँ पे, तो हाइपोटोनिक के अंदर आपको क्या याद रखना है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है फ्लूइड लेवल ज्यादा। ओके, एफ इज मोर, ई इज लेस, ठीक है, ये याद रखो आप, FMEL, ठीक है। एक याद रखो, अपोजिट वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। एफ ज्यादा है मतलब फ्लूइड ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, दैट इज हाइपोटोनिक। और हाइपरटोनिक यानी क्या हुआ, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब कि क्या ज्यादा होगा, ई ज्यादा होगा और एफ क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाइपरटोनिक। ओके, तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के बीच का कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब तो इक्वल फ्लूइड इक्वल इलेक्ट्रोलाइट। ओके, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, फ्लूइड लेवल ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम है। एग्जाम्पल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का हम क्या देख सकते हैं, 0.45% NS, ठीक है। आइसोटोनिक के अंदर 9% NS आएगा। और हाइपरटोनिक मतलब क्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट लेवल ज्यादा होगा, फ्लूइड लेवल कम होगा। तो इसके अंदर आप दे सकते हो 5% डेक्सट्रोस, 10% डेक्सट्रोस, इसका एग्जांपल रहेगा हाइपरटोनिक फ्लूइड का। चला पता। तो डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम लेवल कब होगा, जब आपने हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा, फ्लूइड ज्यादा, फ्लूइड ज्यादा है मतलब क्या हुआ, सोडियम लेवल उसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज सोडियम इज अ डिसॉल्वेबल सब्सटेंस, ठीक है, वो डिसॉल्व हो सकता है, वैसा सॉल्यूट है वो। तो अगर वो डिसोल्यूशन उसका हो रहा है तो भी सोडियम लेवल इसी तरह से। नेक्स्ट है किडनी डिसीज। सो किडनी डिसीज कोई कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर सोडियम लेवल का डाइल्यूशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लूइड लेवल बढ़ रहा है। ओके, तो ऐसे टाइम पे भी डाइल्यूशन हो सकता है सीरम सोडियम। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, अगर ड्राउनिंग हुआ है, ओके, और उसमें भी स्पेशली फ्रेश वाटर के अंदर ड्राउनिंग, सी वाटर का ड्राउनिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सपोज सो एंड सो पेशेंट वाज इज एडमिटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ कंप्लेन ऑफ सी वाटर ड्राउनिंग और फ्रेश वाटर ड्राउनिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन बी इम्बैलेंस। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वो लोग कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस हो सकता है, तो उसके अंदर आपको सोडियम लिखना है। अगर सी वाटर में ड्राउन होगा तो सोडियम लेवल एक्सेस होगा, ठीक है कैंडिडेट्स, ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में सोडियम लेवल कम होगा, लेकिन अगर सी वाटर ड्राउनिंग है तो सोडियम लेवल ज्यादा होगा। तो जैसे आपको वर्ड्स यूज कर रहे हैं मराइन वाटर, ठीक है, सी वाटर, तो मराइन इज ऑल्सो रिलेटेड विद सी। तो ऐसे कोई अप्लाइड क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो आपको उस टाइम पे ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के कंडीशन के अंदर भी सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज होने वाला है। असेसमेंट,
असेसमेंट के अंदर डिफरेंट साइंस है जो हमको याद रखने हैं। फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकता है? सिम्टम्स वैरी विद चेंजेस इन वास्कुलर वॉल्यूम। वास्कुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स वेरी होंगे। सबसे पहले नॉर्मोवोलेमिक। नॉर्मोवोलेमिक मतलब कि सिर्फ सोडियम लॉस हुआ है, वाटर का कोई लॉस हुआ नहीं है। ओके, ओनली द सीरम सोडियम इज डिक्रीज, फ्लूइड लेवल इज एज इट इज इन द बॉडी। फ्लूइड लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ सोडियम लेवल डिक्रीज हुआ है। उसके अंदर आपका सबसे पहला आएगा रैपिड पल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर कब चेंज होगा? जब आपका फ्लूइड लॉस होगा। तो अगर फ्लूइड लॉस हुआ है तो ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आएगा आपका हाइपोवोलेमिक। अब हाइपोवोलेमिक के अंदर थ्रेडी वीक पल्स, रैपिड पल्स रेट, हाइपोटेंशन, फ्लैट नेक वेन्स, नॉर्मल और लो सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो सीवीपी डिक्रीज हो जाएगा। फ्लैट नेक वेन्स, अब फ्लैट नेक वेन किसका साइन है? हाइपोवोलेमिया का साइन है। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिया मतलब क्या है? फ्लूइड लेवल कम है। फ्लूइड के साथ में अगर सोडियम लेवल कम होगा तो रैपिड पल्स रेट तो देखो सब में ही आ रहा है, इसमें भी है रैपिड पल्स रेट, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि हाइपोनेट्रेमिया की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हाइपोनेट्रेमिया के अंदर रैपिड पल्स रहेगा। ये एक स्पेसिफिक साइन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रैपिड पल्स रहेगा हाइपोनेट्रेमिया में, पल्स रेट रैपिड ही रहने वाला है उसका। लेकिन अगर वो नॉर्मोवोलेमिक है तो एज सच कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। हाइपोवोलेमिक है तो ऑब्वियसली थ्रेडी पल्स होगा, क्योंकि हाइपोवोलेमिया के साइन है थ्रेडी पल्स। तो अलोंग विद हाइपोवोलेमिया के साइंस यहाँ पे आपको सीरम सोडियम लेवल डिक्रीज के भी साइन मिलेंगे। मतलब हाइपोवोलेमिया हाइपोनेट्रेमिया दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे पेशेंट को। ओके, तो हाइपोटेंशन हो गया, फिर फ्लैट नेक वेन्स, ये तो पता ही है हमको हाइपोवोलेमिया में होता है ये, और डिक्रीज्ड सीवीपी। हाइपरवोलेमिया में क्या कंडीशन है कि फ्लूइड लेवल एक्सेस है, मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम लेवल, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम लेवल के अंदर हमने पढ़ा था, ये सारे कोई भी कंडीशन है तो आपका हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया होगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। ओके, पेशेंट का डिसीज कंडीशन देंगे जिसके अंदर आपको इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पूछे जाएंगे। A patient was admitted with a history of freshwater drowning. Identify the type of identify the disease condition or identify the electrolyte imbalance in the patient. तो उस टाइम पे आपको आएगा नॉर्मोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, या तो फिर एक और ऑप्शन दे सकते हैं हाइपरनेट्रेमिया। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि दैट इज हाइपरवोलेमिक। अंडरस्टैंडिंग? सो इफ सोडियम लेवल इज डिक्रीज, सोडियम लेवल डिक्रीज हुआ है फ्लूइड लेवल इंक्रीज होने के साथ में, तो आपका हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन आएगा। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीज है, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। नॉर्मोवोलेमिक में क्या होगा? सोडियम लेवल डिक्रीज, फ्लूइड लेवल इक्वल। ठीक है, एक ही पॉइंट से लिख लीजिएगा। हाइपोवोलेमिया में क्या रहेगा? फ्लूइड लेवल डिक्रीज, सोडियम लेवल डिक्रीज। हाइपरवोलेमिया में क्या रहेगा? फ्लूइड लेवल इंक्रीज, सोडियम लेवल डिक्रीज। तो ये हो गया आपके हाइपोनेट्रेमिया के तीन क्लासिफिकेशन, नॉर्मोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक एंड हाइपरवोलेमिक। अब हाइपरवोलेमिक की क्लासिफिकेशन, सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? रैपिड बाउंडिंग पल्स। ओके, ऊपर था थ्रेडी पल्स, नीचे है बाउंडिंग पल्स, लेकिन रैपिड पल्स तो कॉमन ही है। ब्लड प्रेशर विल बी एलिवेटेड ईदर और नॉर्मल, नॉर्मल और एलिवेटेड सीवीपी। इसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंडेड नेकवेन्स भी आ सकता है। ठीक है, हाइपरवोलेमिया में हमेशा नेकवेन्स कैसे रहेगी? डिस्टेंडेड रहेगी, और हाइपो के अंदर फ्लैट रहेगा। स्पेसिफिक साइन है, थोड़ा सा यहाँ पे नोट करिएगा। नेक्स्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस देख सकते हैं हम? शैलो ineffective respiratory movement is the late manifestation related to skeletal muscle weakness. तो रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर एज सच कोई चेंजेस रहेगा नहीं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजेस कब आएगा? जब मसल के अंदर चेंजेस आएगा। एक्सपांशन इनएडिक्वेट होगा
तो रेस्पिरेशन के अंदर चेंजेस आएगा। तो एक्सपांशन के लिए हमको मसल्स की जरूरत है, एक्सेसरी मसल्स प्लस हमारा लंग्स। तो जब एक्सेसरी मसल्स जो है, जो हमारे स्केलेटल मसल है, वहां वीकनेस आएगी तो एक्सपांशन का प्रॉब्लम आएगा, और उस टाइम पे रेस्पिरेटरी चेंजेस देखने मिलेंगे। तो पेशेंट को चीफ कंप्लेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स नहीं होगी। Okay, so these are the respiratory complaints are the secondary complaints of hyponatremia. प्राइमरी कंप्लेंट्स आपको एक तो पल्स का रहेगा, ओके, मसल्स का रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रहेगा, ये सारे आपके प्राइमरी कंप्लेंट्स हैं। सेकेंडरी कंप्लेंट्स क्या है कि एक कंप्लेन के वजह से दूसरा कंप्लेन अराइज हो रहा है, सो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी कंप्लेंट्स। ओके, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर जनरलाइज स्केलेटल मसल वीकनेस दैट इज वर्स्ट इन एक्सट्रीमिटीज। तो एक्सट्रीमिटीज के अंदर पेशेंट को वीकनेस ज्यादा रहेगा, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू वॉक एंड कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड, ठीक है, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन नॉर्सेट में कभी कभी। डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज अ साइन ऑफ डैश। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एक तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारा डिमिनिश होता है हाइपोनेट्रेमिया में। ओके, नेक्स्ट कम्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से प्रॉब्लम्स रहेंगे? हेडेक, पर्सनालिटी चेंजेस, कंफ्यूजन, सीजर, कोमा। तो ये सारे कंप्लेंट्स हो सकते हैं, सिम्टम्स आ सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर इंक्रीज मोटिलिटी एंड हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स, तो हाइपोनेट्रेमिया है हमारा। यहाँ पे कैंडिडेट्स गलती करते हैं। हाइपोनेट्रेमिया है तो मतलब बबल साउंड्स भी कम ही होगा, कम है तो सब चीज कम हो जाएगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इस हिसाब से फिर हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो हाइपोनेट्रेमिया के अंदर बबल साउंड ज्यादा हो रहा है, ओके, दैट इज हाइपर एक्टिव। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है एग्जाम के अंदर दैट द पेशेंट माइट बी है द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोनेट्रेमिया और द पेशेंट सीरम सोडियम लेवल इज बिलो 135 mg per dl, which of the following sign is associated or which of the following findings shows that the patient is having hyponatremia? तो अगर उसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा हाइपर एक्टिव बबल मूवमेंट, हाइपो एक्टिव बबल मूवमेंट्स, और दो साइंस आपको दूसरे कोई इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी की दे सकते हैं वो लोग, तो क्या टिक करके आते हैं कैंडिडेट्स? हाइपो एक्टिव बबल साउंड्स, क्योंकि वो हाइपोनेट्रेमिया है। लेकिन यहाँ ये नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है इधर। हाइपोनेट्रेमिया के अंदर बबल साउंड्स आर गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, ओके, सो दैट इज हाइपर एक्टिव। और मोटिलिटी भी कैसा होगा? इंक्रीज होगा। अब एक कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बात आती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी बढ़ चुकी है, बबल साउंड्स बढ़ चुकी है, तो पेशेंट क्या चीज से सफर करेगा? डायरिया। ठीक है, तो डायरिया का जो कंडीशन है वो हाइपोनेट्रेमिया से एसोसिएटेड है, वेयरएज हाइपरनेट्रेमिया के अंदर कॉन्स्टिपेशन आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिक्रीज हो जाएगी मोटिलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन नोसिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया। एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी वही है, हाइपरएक्टिव बबल मूवमेंट्स। हाइपरएक्टिव बबल मूवमेंट्स, हाइपरएक्टिव पेरिस्टाल्सिस आर गोइंग टू लीड टू abdominal cramps or abdominal cramps, and the patient might suffer from diarrhea. So diarrhea comes under hyponatremia, constipation comes under hypernatremia. ठीक है, तो ये पॉइंट से डिफरेंस है जो हमको याद रखना है। रिनल सिस्टम के अंदर आउटपुट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड, ओके, यूरिनरी आउटपुट हाइपोनेट्रेमिया के अंदर इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। वाई, क्यों होगा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन? लॉजिक लगाना है, मैंने इसीलिए ये दो पॉइंट्स एक साथ रखे हैं। बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन इसीलिए होगा क्योंकि यूरिनरी आउटपुट ज्यादा है। यूरिनरी आउटपुट ज्यादा है मतलब क्या हुआ? फ्लूइड लॉस हुआ। ठीक है, तो फ्लूइड लॉस की वजह से ड्राइनेस आएगी, तो ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट इज व्हाई इज अ स्पेसिफिक इन इंटीग्रेटरी सिस्टम, बिकॉज यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज, यूरिन आउटपुट इज इंक्रीज इज लीडिंग टू अल्टीमेटली इंक्रीज इन फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने का चांसेस रहेगा, दैट इज व्हाई यहाँ पे ड्राइनेस प्रेजेंट है।
लैब फाइंडिंग्स तो हमें पता ही है, सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा 135 MEQ पर लीटर से, एंड डिक्रीज यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा हाइपो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया सोडियम डिक्रीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज, ओके। बट हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स आर मतलब बबल साउंड्स आर हाइपर एक्टिव एंड मोटिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। Yes, what are the interventions that you are going to provide? फर्स्ट इज मॉनिटर कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी। तो आपको सबसे पहले तो असेसमेंट करना है, फुल पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करवाना है। नेक्स्ट, इफ हाइपोनेट्रेमिया इज एकम्पनीड बाय फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब कि हाइपोवोलेमिया के साथ में हो रहा है, ओके। हाइपोवोलेमिया मतलब क्या है? सोडियम डिक्रीज, फ्लूइड डिक्रीज। IV sodium chloride infusions are administered to restore sodium content and fluid volume। तो यहाँ पे सोडियम एज वेल एज वाटर दोनों चढ़ाना है हमको, ओके। सो सोडियम क्लोराइड का इन्फ्यूजन पेशेंट को चालू करना रहेगा। अगर हाइपरवोलेमिया है तो डायूरेटिक्स प्रोवाइड करना है, पर्टिकुलरली ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओके। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स से क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन इज डन टू प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर रादर देन सोडियम। सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें पता लग रही है हमको। एक तो हाइपरवोलेमिया हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हुआ है अगर, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, जिससे कि क्या होगा? सोडियम लेवल रिटेन होगा। और डायूरेटिक्स का काम क्या है? फ्लूइड को लॉस करवाना बॉडी में से। तो फ्लूइड लॉस तो हो रहा है, लेकिन सोडियम लेवल क्या हो रहा है? हमारा रिटेन हो रहा है। तो सोडियम नॉर्मल पे आ जाएगा और फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो अगर आपका डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम का डिसीज कंडीशन है, जो भी हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे, जो भी कॉजेस हमने पढ़े थे, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसके अंदर आंसर लिखना रहेगा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ओके। सो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया और टू प्रिवेंट डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम लेवल, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। If caused by inappropriate or excessive secretion of ADH, medications that antagonize antidiuretic hormones may be administered। तो वो medication जो antidiuretic hormones के antagonists हैं, ऐसे medications आपको क्या करना है? administer करने हैं patient को। Then instruct the client to increase oral sodium intake and inform the client about foods to include in the diet। तो यहाँ पे applied question आता है आपका। The patient is suffering from hyponatremia. Which of the following will be the dietary intervention that can be provided to the पेशेंट? तो उस टाइम पे हमको सोडियम के सोर्सेस दिए जाएंगे, उसके अंदर से एक सोर्स आपका सही होगा, बाकी 3 सोर्सेस आपके दूसरे कोई इलेक्ट्रोलाइट लेवल के रिलेटेड होंगे। तो आपको वो सोर्सेस भी याद रखना है, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, सोर्सेस आर द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग्स व्हाइल लर्निंग, ठीक है। हम सोर्सेस याद ही नहीं करते और इस वजह से हमारा मार्क्स क्या हो जाता है? कट हो जाता है। तो सोर्सेस जो भी है सोडियम के, कैंड फूड है, टेबल सॉल्ट है, व्हाइट ब्रेड है, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। If the client is taking lithium, monitor the level of lithium because hyponatremia can cause the diminished lithium excretion resulting in toxicity। So lithium क्या है? बेसिकली हमारा मेनिया के लिए ट्रीटमेंट है, मेनिया की ट्रीटमेंट है लिथियम। तो जब हम लिथियम दे रहे हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया अगर पेशेंट का सीरम सोडियम लेवल कम है और आप लिथियम दे रहे हैं तो लिथियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी, ओके। तो लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी हमको सोडियम लेवल मॉनिटर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट के डाइट के अंदर, स्पेशली लिथियम टेकिंग पेशेंट्स के डाइट के अंदर उस टाइम पे सोडियम लेवल मॉनिटर किया जाता है, बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना है। तो लिथियम ड्रग it needs to be monitored if the patient is having hyponatremia or else vice versa भी बोल सकते हैं। अगर पेशेंट लिथियम ले रहा है तो उसका सोडियम लेवल मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, okay। So that was all about your serum sodium level decrease, that is hyponatremia। Hyponatremia occurs when the serum sodium level is less than
135 MEQ पर लीटर। तो 135 MEQ पर लीटर से आपका सीरम सोडियम लेवल कम है तो वो हाइपोनेट्रेमिया होगा। और हाइपोनेट्रेमिया के टोटल 3 क्लासिफिकेशंस है, नॉर्मोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक एंड हाइपरवोलेमिक। Next is hypernatremia. So hypernatremia is a serum sodium level that exceeds 145 MEQ per liter. तो हमारा नॉर्मल वैल्यू है 135 से 145 MEQ per liter. Hypernatremia, the word hyper suggests more, natremia suggests sodium. तो सोडियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, कितने लेवल से इंक्रीज हो रहा है? 145 MEQ पर लीटर से इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रेमिया कंसीडर करेंगे। कॉजेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट कॉज है डिक्रीज्ड सोडियम एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी में से सोडियम लेवल का एक्सक्रीशन कम हो गया है, तो सोडियम रिटेन होगा। ऑब्वियसली सोडियम रिटेन होगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा ब्लड लेवल के अंदर। तो इसके अंदर यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, ठीक है, स्टेरॉइड्स जा रहे हैं कोई पेशेंट को अगर कुशिंग सिंड्रोम है, किडनी प्रॉब्लम है और एल्डोस्टेरोन लेवल अगर बढ़ गया है तो सोडियम का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। इंक्रीज सोडियम इनटेक, सोडियम लेवल बढ़ गया तो हमने हाइपो में क्या पढ़ा था? डिक्रीज सोडियम इनटेक, यहाँ पे इंक्रीज। क्या आप कोई रीजंस की वजह से सोडियम की जो सोर्सेस है वो सोर्सेस ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, जंक फूड, सोया सॉस, जो भी आपके जो सोर्सेस हमने जितने भी पढ़े हैं, मिल्क, प्रोसेस्ड चीज, स्नैक्स, अगर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बटर, कैंड फूड, ओके, तो ये सब चीजें अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो एक्सेसिव ओरल सोडियम इंजेक्शन और एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड्स, तो आईवी फ्लूइड्स के अंदर भी इफ सोडियम कंटेनिंग आईवी फ्लूइड ज्यादा जा रहा है तो भी सोडियम लेवल इंक्रीज होने के चांसेस है। डिक्रीज वाटर इनटेक, वाटर इनटेक कम है, पानी का इनटेक कम है तो अल्टीमेटली सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाने वाला है। एनपीओ स्टेटस के अंदर ये चीज होगा। देन इंक्रीज्ड वाटर लॉस, अगर वाटर का लॉस है, सिर्फ फ्लूइड लॉस है, ओके, तो सोडियम रिटेन रह जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा इस वजह से। अगर सोडियम रिटेन रह रहा है दैट मींस इंक्रीज इन सोडियम लेवल, दैट इज इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फीवर, हाइपरवेंटिलेशन, infection, excessive diaphoresis, watery diarrhea and diabetes insipidus. So ऐसे कंडीशन के अंदर वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट कम्स द असेसमेंट। तो असेसमेंट, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हाइपर और हाइपो के बीच में। हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्ड टू वास्कुलर वॉल्यूम स्टेटस, मतलब कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यहाँ पे फ्लूइड लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। पल्मोनरी इडिमा इफ हाइपरवोलेमिया इज प्रेजेंट, तो मतलब अगर फ्लूइड एक्सेस है, ठीक है, फ्लूइड अगर एक्सेस है हमारा और सोडियम एक्सेस है तो इडिमा हो जाएगा। अर्ली सिम्टम्स ऑफ न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर स्पॉन्टेनियस मसल ट्विचिंग, सो ट्विचिंग इज द साइन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। ओके, हाइपरनेट्रीमिया है तो पेशेंट को ट्विचिंग रहेगा और हाइपोनेट्रीमिया के अंदर वीकनेस रहेगा। irregular muscle contraction, so irregular muscle contraction is ultimately leading to twitching only. Okay, spasms भी आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल वीकनेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड और एब्सेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने जैसा है, हाइपोनेट्रेमिया के अंदर भी डीप टेंडन रिफ्लेक्स कम थे, एब्सेंट थे, डिमिनिश्ड थे। हाइपर के अंदर भी डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट, ठीक है। तो आप सिर्फ डीप टेंडन रिफ्लेक्स के बेसिस पे पेशेंट का डायग्नोसिस इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंबैलेंस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंडीशन में एब्सेंट हो रहा है। सो दिस पॉइंट इज नॉट रिलेटेड फॉर डायग्नोसिंग द पेशेंट। तो जब आपके नॉर्सेट के क्वेश्चंस आते हैं, ओके, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको की पॉइंट्स याद रखने होते हैं। की पॉइंट्स के अंदर अगर आपका सिम्टम स्पेसिफिक या डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉमन पॉइंट्स हटा देने हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। सो दिस इज योर सेकेंडरी पॉइंट।
डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो इसके बेसिस पे आप पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर सकते, तो इसको आप साइड में कर दो। उसके अलावा के सिम्टम्स देखो, ठीक है, उसके अलावा के कौन से सिम्टम्स हैं आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो ऐसे जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसको हम सेकेंडरी करके साइड कर देते हैं। तो उस टाइम पे जब आप पेशेंट का डायग्नो या जब आप आंसर लिख रहे होते हैं पेशेंट के डायग्नोस्टिक लेवल, पेशेंट की कंप्लेंट्स को डायग्नोस करने के लिए, तो आपको स्पेसिफिक की पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जिसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज नॉट रिलेटेड विद हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी फॉर डायग्नोसिंग हाइपोनेट्रीमिया या तो फिर हाइपोनेट्रीमिया। तो सपोज आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपके आंख के आगे क्वेश्चन आया है, आपने पढ़ा नेट्रीमिया के बारे में, हाइपर या हाइपो, उसके अंदर सबसे पहला कंडीशन आ रहा है डीप टेंडन रिफ्लेक्स, उसको साइड में ही कर दो, ठीक है, उसको देखो ही मत, उसके बाद के सिम्टम्स आपको देखना है। तो इस तरह से यू कैन इजीली स्कोर वेल इन एग्जाम। Altered cerebral function is the most common manifestation of hypernatremia. तो अगर hypernatremia है तो पेशेंट का cerebral function is going to alter. ओके उसके अंदर अगर फ्लूइड लेवल नॉर्मल है या फ्लूइड लेवल डिक्रीज हुआ है तो एजिटेशन, कंफ्यूजन एंड सीजर हो सकते हैं। अब सीजर्स तो हमारे हाइपोनेट्रेमिया में भी थे, तो अगेन सीजर इज नॉट द की पॉइंट टू डायग्नोस। हाइपरवोलेमिया के अंदर लेथार्जिस्ट ऊपर कॉमा, यही चीजें हमारी सीएनएस में हाइपोनेट्रेमिया में भी थी, ठीक है। तो हाइपोनेट्रेमिया के अंदर आपको स्पेसिफिकली क्या मॉनिटर करना है, देखना है बेसिकली रैपिड पल्स एक उसका स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। तो रैपिड पल्स अगर आ रहा है और आपको ये ऐसा कोई साइन दिख रहा है तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दैट थिंग इज हाइपोनेट्रेमिया एंड इट्स नॉट हाइपरनेट्रेमिया। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रीम थर्स्ट। पेशेंट को एक्सट्रीम थर्स्ट रहेगा बिकॉज सोडियम इज हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट वाटर। सोडियम ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो पानी को अट्रैक्ट करेगा, सो इसीलिए थर्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट पढ़ा था हमने, हाइपो के अंदर इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ओके, ड्राई एंड फ्लश स्किन, वाई ड्राई स्किन, क्योंकि इडीमा होगा। ओके, इडीमा होगा तो फ्लूइड शिफ्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, अल्टीमेटली फ्लूइड डेफिसिट हो जाएगा, इसीलिए ड्राई एंड फ्लश स्किन लिखा है। ड्राई एंड स्टिकी टंग विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरम सोडियम लेवल एक्सीड्स मोर देन 145 MEQ पर लीटर, लैब वैल्यू पता लग जाएगी आपको, और यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज रहेगा। हाइपोनेट्रेमिया के अंदर यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज था, यहाँ पे आपका यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा हाइपरनेट्रेमिया के अंदर। इंटरवेंशंस, असेसमेंट लगाना है, कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, सेरेब्रल, रीनल, इंटेग्यूमेट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट क्या है, इफ द कॉज इज फ्लूइड लॉस प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन्स, ठीक है। अभी आईवी इन्फ्यूजन्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोडियम रिस्ट्रिक्टेड आईवी फ्लूइड्स देने पड़ेंगे। Okay, if the cause in inadequate renal excretion of sodium, prepare to administer diuretics that promote sodium loss. तो वो डाययूरेटिक आपको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिस तो यहाँ पे आप ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स आर नॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया बिकॉज दैट इज रिटेनिंग सोडियम। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड, तो सोडियम इनटेक कम करना है, और अगर हाइपरवोलेमिया भी है तो साथ में फ्लूइड लेवल भी रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट कम्स द पोटासियम। तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू है 3.5 to 5 MEQ per liter. So the normal value of potassium is 3.5 to 5 MEQ per liter. Food sources: avocado, banana, cantaloupe, carrots, fish, mushrooms, oranges, potatoes, pork, beef, raisins, spinach, strawberries, and tomatoes. So these are the sources of potassium. Next is hypokalemia. Hypokalemia is the serum sodium level less than 3.5 MEQ per liter. Potassium deficit is potentially life threatening because every body system is affected. Okay, so if hypokalemia ka patient hai, then the patient can be terminal. Okay, the patient can die. So that is why potassium deficit
is a life threatening condition. Causes actual total body potassium loss. टोटल बॉडी पोटेशियम लॉस के अंदर डाययूरेटिक्स अगर एडमिनिस्टर किया या पेशेंट को स्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है तो ऐसा हो सकता है. देन वॉमिटिंग एंड डायरिया अगर प्रेजेंट है तो पेशेंट को पोटेशियम डेफिशिएंसी हो सकता है. वुंड ड्रेनेज जीआई ट्रैक के अंदर तो हो सकता है. नेजोगैस्ट्रिक सक्शन अगर पेशेंट को कर रहे हैं तो पेशेंट को पोटेशियम का डेफिशिएंसी हो सकता है. ये एक की पॉइंट है. Nasogastric suctioning patient are at high risk of hypokalemia. Excessive diaphoresis, kidney disease impairing reabsorption of potassium. तो ऐसी किडनी डिसीज जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल इम्पेयर हो रहा है, मतलब कि एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है, तो भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है. Inadequate potassium intake that can be seen in fasting and NPM status. Movement of potassium from extracellular fluid to intracellular fluid. तो हमें ये पता है कि potassium is the abundant extracellular fluid and sodium is the intracellular fluid electrolyte. Sorry, potassium जो है वो हमारे सेल्स के बाहर प्रेजेंट है, whereas सोडियम जो है वो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है. ओके तो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से निकल के वो इंट्रासेल्यूलर में जा रहा है तो भी क्या होगा, सोडियम पोटेशियम लेवल का सीरम के अंदर डेफिसिट आ जाएगा. ओके सीरम के अंदर कम हो जाएगा पोटेशियम लेवल एंड डाइल्यूशन ऑफ सीरम पोटेशियम. इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक पोटेशियम लेवल्स कैन बी डाइल्यूटेड. तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. असेसमेंट थ्रेडी वीक एंड इरेगुलर पल्स रहेगा. थ्रेडी पल्स है, वीक पल्स है. देन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ओके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज सडन डिक्रीज इन बीपी व्हाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग. ओके खड़े होने पे बैठे हैं और खड़े हुए हैं तो फिर इफ द पेशेंट इज इन प्रोन पोजिशन और सुपाइन पोजीशन एंड इफ द पेशेंट इज स्टैंडिंग आफ्टर दैट, उस टाइम पे भी अगर बीपी लो हो रहा है तो दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. शैलो इनफेक्टिव रेस्पिरेशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन. अगेन यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद आर नॉट द प्राइमरी सिम्टम्स. ओके प्राइमरी कंप्लेंट्स नहीं है ये. डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स का एब्सेंस रहेगा. एंजाइटी, लेथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, न्यूरोमस्कुलर स्टेट के अंदर देख सकते हैं कंप्लेंट्स. स्केलेटल मसल वीकनेस, इवेंचुअल फ्लासिड पैरालिसिस. तो फ्लासिड पैरालिसिस इज द स्पेसिफिक साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया. लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन. ओके टेक्टाइल सेंसेशन डिक्रीज हो जाएगा. पैरेस्थेसिस होगा. ओके लिम्ब वीकनेस मतलब के. देन डीप टेंडन हाइपोरिफ्लेक्सिया. डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी डिमिनिश होगा. हाइपोरिफ्लेक्स. Okay, again. Then decreased motility. या अब यहां देखो हाइपोकैलेमिया हाइपोएक्टिव. कैल्शियम के अंदर बबल साउंड सेम रहेगा. हाइपो हाइपो हाइपर हाइपर. सोडियम के अंदर अपोजिट रहेगा. सॉरी सर कैल्शियम नहीं पोटेशियम के अंदर सेम रहेगा. हाइपोकैलेमिया हाइपोएक्टिव बबल साउंड्स. बट सोडियम के अंदर हाइपोनेट्रेमिया हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स. ठीक है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल है. मोटिलिटी डिक्रीज होगी, बबल साउंड्स नहीं है. अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन. ओके नोसिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन. ऑब्वियसली एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा. व्हाई? बिकॉज मोटिलिटी डिक्रीज है. पैरालिटिक इलियस, ये भी हमको पता है. ये पैरालिटिक इलियस क्या है, मोटिलिटी नहीं होगा. पैरालिटिक इलियस इज गोइंग टू लीड डिक्रीज मोटिलिटी. ठीक है पैरालिटिक इलियस के वजह से मोटिलिटी डिक्रीज होने वाला है. सीरम पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 mq पर लीटर. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चेंजेस. ठीक है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है. हाइपोकैलेमिया के अंदर एसटी सेगमेंट डिक्रीज होता है. प्रोमिनेंट यू वेव, इन्वर्टेड टी वेव. तो यू वेव्स हमको कौन सी कंडीशन में दिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका.
Okay, if the serum sodium level is less than 3.5 mEq per liter, then the ECG changes are going to show prominent U waves. इस पर से क्वेश्चन आता है और आता ही है. ओके, ECG चेंजेस और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर से क्वेश्चन आता है, तो आपको ECG चेंजेस सबके याद रखना है. ओके, तो ECG के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर यू वेव्स हमको कब दिखेगी? जब पेशेंट हाइपोकैलेमिया से सफर हो रहा होगा. ओके, उस टाइम पे आपको या तो यू वेव दिखेगी, या तो फिर इन्वर्टेड टी वेव दिखेगी, या तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन दिखेगा. ओके, नेक्स्ट इज इंटरवेंशंस. तो फर्स्ट इज फिजिकल असेसमेंट, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज. अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम के लेवल के अलावा भी हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट भी हमको मॉनिटर करने रहते हैं. एडमिनिस्टर्ड पोटेशियम सप्लीमेंट्स ओरली और इंट्रावेनसली. नाउ सी, पोटेशियम अगर आप इंट्रावेनस दे रहे हो तो आपको पुश करके नहीं देना है. ठीक है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आता है आपका. पोटेशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन. तो पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन आप कभी भी आईवी पुश नहीं दोगे. 10 cc पुश कर दिया आपने, नहीं. आईएम दे दिया, नॉट पॉसिबल. आपको पोटेशियम का इन्फ्यूजन ही बनाना पड़ेगा. ओके, केसीएल जो है आपका, आपको वो इन्फ्यूजन के थ्रू ही देना पड़ेगा. यू कैन नॉट पुश डायरेक्टली. और सब क्यू भी नहीं दे सकते, आईएम भी नहीं दे सकते. जस्ट अ मिनट. ओके, देन मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज हो गया हमारा. पोटेशियम लेवल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बता दी, दैट इज पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो है वो आपको आईएम और सबक्यूटेनियस नहीं देने हैं. तो द रूट which is contraindicated for potassium supplementation administration is IM and subq. Then oral potassium supplements आप दे सकते हैं. ओके, अगर आप इन्फ्यूज कर रहे हैं, इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर कर रहे हैं अगर आप, तो मैक्सिमम जो डोज है वो आप 5 to 10 MEQ पर आर ही दे सकते हैं. पोटेशियम का आपका मैक्सिमम रेट 1 घंटे के अंदर आप 5 से 10 MEQ पर आर ही दे सकते हैं आप डोज. ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यू शुड नो. एंड ऑल्सो दिस पोटेशियम का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, दैट इज उसका जो लेबलिंग है, दैट शुड बी प्रॉपर. ओके, बिकॉज दैट इज एन हाई अलर्ट मेडिकेशन. That you need to remember this. So that potassium is basically a high alert medication, so that is why that should be properly labeled, and the dose monitoring should be crucial. Administration is also an important step here. अब थोड़ा सा भी इसका ड्रॉप फैक्टर अगर इफ इट इज हिंडरिंग, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है तो पेशेंट का तुरंत डेथ होता है. ओके, सो पोटेशियम इज क्रूशियल हियर. एंड ऑल्सो पोटेशियम जो अगर आप दे रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स है फ्लेबाइटिस. आईवी पोटेशियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो पेशेंट को फ्लेबाइटिस होने के हाई चांसेस रहते हैं. ओके, बिकॉज दैट इज इरिटेंट, वेन इरिटेंट है वो. सो ऐसे टाइम पे आपको इन्फ्यूजन स्टॉप करना है, वेन चेंज करनी है. और यूजुअली आइडियली क्या होता है कि हम पोटेशियम जो है वो कभी भी पेरिफेरल वेन्स में देते ही नहीं है. ओके, लार्ज वेन्स ही यूज होते हैं उसके अंदर. तो ये भी आपका एक पॉइंट बनता है कि पेरिफेरल वेन्स के अंदर यूजुअली पोटेशियम हम एडमिनिस्टर नहीं करते जनरली, बट इफ द हॉस्पिटल पॉलिसीज आर अलाउइंग देन इट्स ओके. नेक्स्ट इज if the client is taking potassium depleting diuretic, it may be discontinued. Potassium sparing diuretic may be prescribed. तो retaining diuretic आपको prescribe करना है rather than potassium depleting diuretic. तो आपको उसका मेडिकेशन का डोज चेंज करना है. So that was all about hypokalemia.
नाउ कम्स द हाइपरकैलेमिया. सो हाइपरकैलेमिया के अंदर सोडियम सीरम पोटेशियम लेवल एक्सीड्स मोर देन 5 MEQ पर लीटर. सो 5 MEQ से ज्यादा रहेगा तो आपका हाइपरकैलेमिया होगा. कॉजेस एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, मतलब कि पोटेशियम लेवल आप ज्यादा ले रहे हो, तो या तो फिर सोर्सेस, ठीक है, जो पोटेशियम कंटेनिंग फूड है उसका इंटेक ज्यादा है, या तो फिर पोटेशियम का इन्फ्यूजन ज्यादा है. ओके, पोटेशियम अगर आपको पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड ज्यादा जा रहे हैं आईवी, तो भी आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा. डिक्रीज पोटेशियम एक्सक्रीशन, इट कैन बी सीन इन केस ऑफ पोटेशियम रिटेनिंग डायूरेटिक्स. पोटेशियम रिटेन कर रहा है अगर, तो पोटेशियम का डिक्रीज एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो पेशेंट को पोटेशियम का लेवल एक्सेस हो सकता है. किडनी डिसीज अगर है तो हो सकता है. एडिसन्स डिसीज के अंदर हाइपरकैलेमिया हो सकता है. ओके, तो हाइपरनेट्रेमिया जो था वो कुशिंग सिंड्रोम में हो रहा था, और एडिसन के अंदर हाइपरकैलेमिया हो रहा है. ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मूवमेंट ऑफ पोटेशियम फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड, तो इसके अंदर बर्न्स हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है. देन ऐसे कोई कंडीशन है, मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हो रहा है, तो भी ये सारी चीजें की वजह से पोटेशियम का शिफ्ट होगा. ओके, इंट्रासेल्यूलर टू एक्स्ट्रासेल्यूलर. Next is assessment. Slow, weak and irregular pulse. The pulse here is going to be slow and weak. ओके, पहले हमने क्या पढ़ा था, थ्रेडी पल्स पढ़ा था हाइपो के अंदर. यहाँ पे स्लो और वीक और इरेगुलर पल्स तो सेम ही है. ब्लड प्रेशर डिक्रीज है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन. ओके, प्रोफाउंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सेकेंडरी कंप्लेन है, और मसल वीकनेस दोनों के अंदर प्रेजेंट है. मसल ट्विचेस, क्रैम्प्स, पैरालिसिस, tingling and burning sensation followed by numbness of hand, feet and around mouth. So that is, these are the signs of hyperkalemia. Profound weakness, ascending flaccid paralysis in arms and legs. Trunk, head and respiratory muscles becomes affected when serum potassium level reaches the lethal level. मतलब कि 5.5, 6.5, 7.5 लेवल पे जा रहा है, तो भी आपको लेथल ये सारे चेंजेस देखने मिलेंगे. तो इफ एक्सेसिव पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, सॉरी एक्सेसिव पोटेशियम लेवल आ रहा है, तो भी ये सारे सिम्टम्स देखने मिलेंगे. देन इंक्रीज मोटिलिटी, हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स, तो मैंने पहले ही बोला बबल साउंड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ पोटेशियम हियर. ओके, हाइपरकैलेमिया हाइपर एक्टिव बबल साउंड्स, हाइपोकैलेमिया हाइपो एक्टिव बबल साउंड्स, हाइपरनेट्रेमिया हाइपो एक्टिव बबल साउंड्स. ओके, हाइपोनेट्रेमिया हाइपर एक्टिव, तो नेट्रेमिया सोडियम लेवल से इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है, वो इनवर्सली वेराई कर रहा है, और कैल्शियम सॉरी पोटेशियम लेवल से डायरेक्टली कर रहा है. डायरिया होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली हाइपर एक्टिव है तो डायरिया सिम्टम देखने मिलेगा. पोटेशियम लेवल एक्सीड्स मोर देन 5 MEQ पर लीटर. ईसीजी चेंजेस, tall peak T waves, flat P waves, widened QRS complex and prolonged PR intervals. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे टी वेव्स कैसी है, टॉल है, और हमने हाइपो में क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड पढ़ा था टी वेव्स के बारे में. ठीक है, इन्वर्टेड टी वेव्स आर सीन इन हाइपोकैलेमिया, टॉल टी वेव्स आर सीन इन हाइपरकैलेमिया. फिर यहाँ पे पी वेव्स फ्लैट है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइडेंड है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, या तो फिर ST सेगमेंट एलिवेशन. दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ हाइपरकैलेमिया. ओके, तो हाइपो के अंदर यू वेव्स प्रोमिनेंट है आपका, और ST सेगमेंट डिप्रेस्ड है. हाइपरकैलेमिया के अंदर आपका टी वेव्स पीक पे है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइडन है, और ST सेगमेंट एलिवेटेड है. तो ये आपका ECG चेंजेस रहेगा. इंटरवेंशंस, फिजिकल असेसमेंट नीड टू बी डन. डिसकंटिन्यू आईवी थेरेपी, अगर आईवी थेरेपी, अगर आप आईवी पोटेशियम दे रहे हैं पेशेंट को, तो उसको आपको इमीडिएटली क्या करना रहेगा, डिसकंटिन्यू करना रहेगा. इनिशिएट पोटेशियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, तो पोटेशियम लेवल आपको बॉडी के अंदर कम करने के लिए पोटेशियम डाइट का रिस्ट्रिक्शंस करना रहेगा. Prepare to administer potassium excreting diuretics if renal function is not impaired. तो अगर किडनी नॉर्मल है तो आप पोटेशियम ये excreting diuretics एडमिनिस्टर कर सकते हैं. If renal function is impaired, prepare to administer sodium polystyrene sulfonate, that is Kyaxalate, a cation resin that promotes GI, sodium absorption and potassium
डिक्रीज। तो जहां एक्सक्रीशन, सॉरी, पोटेशियम एक्सक्रीशन करवाना है हमको, ये जो आप ड्रग है सोडियम पॉलीस्टरीन सल्फोनेट, ये आप एडमिनिस्टर कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिटेन सोडियम एंड excretion of potassium, सॉरी, excretion of potassium and sodium का absorption, ये हम सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फेट सल्फोनेट नाम के ड्रग से कर सकते हैं इफ पेशेंट को रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड है। ओके, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर डायलिसिस इफ पोटेशियम लेवल्स आर क्रिटिकली हाई। तो अगर पोटेशियम लेवल हाई है, क्रिटिकली हाई है पेशेंट का, तो पेशेंट को डायलिसिस करवाना रहेगा। Prepare for administration of IV calcium if hyperkalemia is severe to avoid myocardial excitability. So calcium gluconate administer करना रहता है. Okay, that is an antidote. So you can administer that if hyperkalemia is to avoid myocardial excitability. If excessive potassium level रहेगा तो myocardial excitability रहेगा, patient arrest में जाएगा. Okay. Then prepare for administration of intravenous. Okay, that point is repeated. Yes. Now, when blood transfusions are prescribed for client with potassium imbalance, the client should receive fresh bloods if possible. Okay. अगर स्टोर ब्लड आप एडमिनिस्टर कर रहे हो पेशेंट को तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ओल्डर ब्लड सेल्स रिलीजेस पोटेशियम, याद रखना है आपको। और यहाँ पे एक बात थी, पोटेशियम एक्सक्रीटिंग डायूरेटिक्स के अंदर कौन सी डायूरेटिक्स से पोटेशियम एक्सक्रीट होता है, तो उसके अंदर आपका आएगा थायाजाइड डायूरेटिक्स। ओके, तो थायाजाइड डायूरेटिक्स से क्या होगा, आपका पोटेशियम लेवल एक्सक्रीट होगा। ओके, so that was all about potassium level. Now comes the calcium. So normal value of calcium is 8.6 to 10 mg per dl. Common food sources: cheese, collard greens, milk and soy milk, rhubarb, sardines, spinach, tofu and yogurt. So these are the sources. Sorry. Next is hypocalcemia. Hypocalcemia के अंदर if the serum sodium level is less than 8.6 mg per dl, that is leading to hypocalcemia. Causes: inhibition of calcium absorption from the GI tract. Okay, if the calcium is absorption is inhibiting, ठीक है, जीआई ट्रैक के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर, जिसके अंदर आएगा एक तो कैल्शियम का इंटेक नहीं है, दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंस के कंडीशन की वजह से भी हो सकता है सीरम कैल्शियम लेवल एब्जॉर्ब नहीं होगा, देन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, क्रॉन्स डिसीज है, ऐसे कंडीशन के अंदर भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, देन विटामिन डी का इंटेक नहीं है, इनएडिक्वेट विटामिन डी इंटेक, देन ESRD, दैट इज एंड स्टेज रीनल डिसीज। ओके, ऐसे कंडीशन के अंदर कैल्शियम लेवल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, ये कब होगा, किडनी डिसीज के अंदर होगा, देन अगर पेशेंट को डायरिया है, स्टिएटोरिया है, ओके, वुंड ड्रेनेज है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर कैल्शियम का एक्सक्रीशन रहेगा। फिर कंडीशंस दैट डिक्रीज द आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब के कैल्शियम का जो आयोनाइजेशन का फॉर्म है, मतलब कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू Ca2+, ओके, तो वो Ca2+ के अंदर वो आयोनाइज नहीं होने दे रहा है। बोन के अंदर कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है सी, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोन्स में कैल्शियम इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, whereas in blood it is present in ionized form. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर आपके ब्लड के अंदर, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो बोन्स एलिमेंटल फॉर्म से उसको आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कैल्शियम लेवल है वो बैलेंस करते। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंदर एलिमेंटल फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कैल्शियम आ ही नहीं रहा है, तो कैल्शियम का डेफिशिएंसी होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आएगा आपका अल्कोलोसिस, ठीक है, देन पैनक्रेटाइटिस, इमोबिलिटी, अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी कोई कंडीशंस है, तो हाइपोकैल्सेमिया होने के हाई चांसेस है।
ओके, असेसमेंट के अंदर हार्ट रेट डिक्रीज होगा, हाइपोटेंशन होगा, पेरिफेरल पल्स नहीं मिलेगी, ठीक है। देन respiratory system is not directly affected. However, respiratory failure or arrest can occur from decreased respiratory movement because of muscle tetany or seizure. तो टिटनी is the most common sign of hypocalcemia. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। Okay, if the patient is having hypocalcemia, which of the following complication is most commonly occur? Or if the patient is having following symptoms, how can you identify that the patient is having hypocalcemia? तो उसके अंदर आपका आंसर आएगा टिटनी, ठीक है। तो टिटनी के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। इरिटेबल स्केलेटल मसल यानी ट्विचेस, क्रैम्प्स, टिटनी, सीजर, पेनफुल मसल स्पाजम्स इन द काफ और फुट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, सो इवन एट रेस्ट, ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे। रेस्ट पे है अगर पर्सन, तभी भी स्पाजम आ रहा है काफ मसल पे, ओके। इवन इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज नॉट वर्किंग, तभी भी देयर इज अ स्पाजम इन द काफ मसल, okay, so that is a sign of hypocalcemia. Hyperactive deep tendon reflex, okay, तो अभी तक हमने deep tendon reflex क्या पढ़े थे, हाइपोकैल्सेमिया में डीप टेंडन रिफ्लेक्स हाइपर हो जाएंगे, एक्सेसिव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ट्रोसोस साइन एंड श्वास्टेक साइन। अभी ट्रोसोस साइन एंड श्वास्टेक साइन क्या है? तो श्वास्टेक साइन क्या है कि जब आप फेस पे टैप करते हो, ओके, टैपिंग ऑन द फेस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल। फेशियल मसल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ओके, इन फ्रंट ऑफ ईयर। कहां पे टैप करना है आपको? ईयर के फ्रंट पे। इफ यू आर टैपिंग एंड इफ द फेशियल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज द पॉजिटिव श्वास्टेक साइन, ओके। अब ट्रोसियो साइन क्या है आपका? स्पाजम होगा जब आपने बीपी कफ आपने पेशेंट को इन्फ्लेट किया है, ओके। इफ यू आर इन्फ्लेटिंग द बीपी कफ, देन व्हाट इज हैपनिंग? कार्पल स्पाजम हो रहा है, कार्पल नर्व का स्पाजम हो रहा है, तो आपका ट्रोसियो साइन पॉजिटिव आएगा, okay. So Schwastek sound is related with the facial muscle, whereas Trousseau's sign is related with the calf muscle, ये कार्पल नर्व, ठीक है। तो ट्रोसेओस साइन के अंदर अगर आपने आप बीपी ले रहे पेशेंट का, कफ इन्फ्लेट किया और आपको कार्पल स्पाजम दिख रहा है, तो क्या है वो? दैट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। हाइपर एक्टिव बबल साउंड यहाँ पे अपोजिट है, अगेन कैल्सेमिया हाइपो है तो बबल साउंड ज्यादा रहेगा। ईसीजी चेंजेस, प्रोलॉन्ग एसटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, ठीक है, एसटी और क्यूटी इंटरवल यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। इंटरवेंशंस, एडमिनिस्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओरली और इंट्रावेनस कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप दे सकते हैं। व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग कैल्शियम इंट्रावेनसली, वार्म द इंजेक्शन सॉल्यूशन टू बॉडी टेम्परेचर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्टर स्लोली। सो ओवर 10 मिनट्स हम एडमिनिस्टर करते हैं, ओके। क्लिनिकल्स में देखा होगा, ओवर 10 मिनट्स कैल्शियम ग्लूकानेट हम एडमिनिस्टर करते हैं तुरंत। विद स्पीड हम नहीं कर सकते, व्हाई? बिकॉज दैट कैन लीड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इसमें जाएगा पेशेंट, सो it needs to be infused slowly. Then monitor for ECG changes, अब एडमिनिस्टर कर दिया है, उसके बाद में क्रिटिकली ECG साइंस मॉनिटर होता है पेशेंट का। देन ऑब्जर्व फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड मॉनिटर फॉर हाइपरकैल्सेमिया, तो आपको मॉनिटर करके कैल्शियम लेवल सीरम कैल्शियम लेवल भी आपको मॉनिटर करना रहेगा, सो दैट हाइपो से हाइपर में ना चला जाए, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। एडमिनिस्टर मेडिकेशंस दैट इंक्रीजेस सोडियम एब्जॉर्प्शन, तो वो मेडिकेशंस देने जो सोडियम का लेवल एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे विटामिन सी रिच फूड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज दोज फूड इनहिबिट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ओके, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। देन कम्स द हाइपरकैल्सेमिया। हाइपरकैल्सेमिया के अंदर 8.6 to 10 mg per dl नॉर्मल वैल्यू है, हाइपर के अंदर क्या होगा? 10 mg per dl से बढ़ जाएगा। कॉजेस क्या क्या है इसके? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, यानी बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। कब कब होगा? या तो आपने कैल्शियम लेवल का इंटेक ज्यादा कर दिया है, ओके, या तो फिर विटामिन डी का इंटेक ज्यादा कर दिया है, तो कैल्शियम लेवल बढ़ने वाला है। डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, यानी कैल्शियम लेवल एक्सक्रीट नहीं हो रहा है बॉडी में से, कैल्शियम लेवल जितना चाहिए उससे उतना एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, जिसके अंदर आपका आएगा थायराइड डायूरेटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो, और पेशेंट को किडनी डिसीज है तो। इंक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बोन का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर
पैराथायराइड लेवल ग्लैंड के अंदर अगर प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है, ठीक है, इफ द पेशेंट इज हैविंग मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर है, अगर पेशेंट को इमोबिलिटी है, स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, तो ये वाला कंडीशन आ सकता है। देन हीमो कंसंट्रेशन, उसके अंदर अगर लिथियम एडमिनिस्टर हो रही है पेशेंट को, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या तो फिर पेशेंट को एड्रेनल इनसफिशिएंसी है, तो पेशेंट का कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है। Okay, next is assessment. So how you are going to assess? First is increase heart rate in the early phase, bradycardia that can lead to cardiac arrest in late phases. So in early stages the cardiac rate is going to get increased, whereas in the late stages bradycardia will occur and that can lead to cardiac arrest. ओके, सो हमने पहले एक पढ़ा था कि हाइपोकैलेमिया कैन लीड टू डेथ, यहाँ पे हाइपर कैल्सियमिया कैन लीड टू डेथ. सो सी विच इलेक्ट्रोलाइट्स आर फेटल, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, रिपीट, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सेशन के बीच में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आफ्टर द लेक्चर सारे क्वेश्चंस कवर करना इज डिफिकल्ट. सो जैसे जैसे पॉइंट्स आते हैं वैसे वैसे दोस क्वेश्चंस व्हिच आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो परिवर्तन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस एनालाइज होते हैं और टॉपिक के साथ में आपको रिवाइज करवाते हैं, सो दैट जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो यू कैन इजीली राइट डाउन और आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो. सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेटल इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको उसके अंदर कैल्शियम एंड पोटेशियम आएगा. हाइपोकैलेमिया इज द फेटल कंडीशन एंड हाइपरकैल्सिमिया इज द फेटल कंडीशन. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बाउंडिंग एंड फुल पेरिफेरल पल्स. हमने हाइपो में पढ़ा था डिमिनिश पेरिफेरल पल्स, यहाँ पे फुल पेरिफेरल पल्स आएगा. इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी मूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफाउंड स्केलेटल वीकनेस. तो स्केलेटल मसल वीकनेस ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ ही रहा है. डिमिनिश और एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, हाइपो के अंदर हमने पढ़ा था हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स, यहाँ पे एब्सेंट है. ठीक है, तो एक ही कंडीशन के अंदर हाइपर डीप टेंडन रिफ्लेक्स बढ़ रही है और वो है आपकी हाइपोकैल्सीमिया. बाकी सारे कंडीशन के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो रहे हैं. डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी एंड कोमा. तो डिसोरिएंटेशन है, लेथार्जी, कोमा. यूरिनरी आउटपुट varies depending on the cause. Then there is a formation of renal calculi. Yes, excessive calcium level is going to have renal stone. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन है हाइपरकैल्सीमिया की, रिनल स्टोन. और रिनल स्टोन का स्पेसिफिक साइन क्या है? फ्लैंक पेन. ओके, देन एनोरेक्सिया, नोसिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन. नाउ कैल्शियम के अंदर भी बबल साउंड इनवर्सली वेराई कर रहा है. हाइपरकैल्सीमिया हाइपोएक्टिव, हाइपरनेट्रेमिया हाइपोएक्टिव, हाइपरकैलेमिया हाइपर एक्टिव. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ECG चेंजेस, शॉर्ट ST सेगमेंट्स, वाइडन T वेव्स. तो यहाँ पे T वेव्स बढ़ी हुई है और ST सेगमेंट्स शॉर्ट हो चुका है. तो ECG चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट्स प्लीज ECG चेंजेस नोट करना, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस. ओके, सो एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट, दो टाइप के होते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. उसके अंदर सबसे पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है? टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस. ओके, तो सबसे पहले तो आपको एसिडोसिस और अल्कलोसिस के अंदर डिफरेंस पता कैसे लगेगा? पीएच लेवल. ठीक है, तो एसिडोसिस के अंदर पीएच लेवल इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, फिर वो कोई भी एसिडोसिस हो, मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी हो. ठीक है, आपको क्या याद रखना है? एसिडोसिस में हमेशा पीएच लेवल डिक्रीज ही होने वाला है. तो कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस इज लोअर देन नॉर्मल विद अ रिलेटिव इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएगा, thus a greater number of hydrogen ion is circulating in the blood that can be absorbed by the buffer system. So H plus is going to get increased, okay, and pH is going to get decreased. So that is about acidosis. अब respiratory acidosis की particularly बात करते हैं हम. Causes है अस्थमा. Okay, in case of asthma because of spasm की वजह से गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है. अल्कलोसिस, अल्कलोसिस के अंदर म्यूकस कलेक्शन की वजह से गैस एक्सचेंज नहीं होगा, सो देयर आर चांसेस दैट एसिडोसिस कैन अकर. ब्रेन ट्रोमा है अगर, तो रेस्पिरेटरी सेंटर, इफ ब्रेन ट्रोमा के अंदर पर्टिकुलरली मेडुला ओब्लोंगेटा के ऊपर ट्रोमा आ रहा है, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा इज द रेस्पिरेटरी सेंटर,
तो अगर वहां पे अगर दिक्कत आई है तो एसिडोसिस होने के चांसेस है। ब्रोंकेक्टेसिस हुआ है, ब्रोंकेक्टेसिस की वजह से क्या होगा, वीकनेस रहेगा ब्रोंकाई वॉल का, इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस अगेन इन्फ्लेमेशन रहेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर है वहां पे डिप्रेशन आएगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। निमोनिया, हाइपोवेंटिलेशन, पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी एम्बोलाई, ये सारे कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाई की वजह से भी क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, अगेन गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। असेसमेंट, in an attempt to compensate the kidneys retain bicarbonate and excessive hydrogen ions in the urine, तो यूरिन के अंदर excessive hydrogen ion is going to excrete. Now in case of a respiratory condition you have to look for PCO2. ओके तो रेस्पिरेटरी कंडीशन के अंदर आपको PCO2 देखना रहता है और मेटाबॉलिक के अंदर आपको HCO3 देखना रहता है। तो यहाँ पे एसिडोसिस है, मतलब ऑब्वियसली एसिडोसिस है तो पीएच तो कम ही होगा। एक और वर्ड हमें याद रखना है, रूम। अब ये रोम क्या है, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब पीएच अगर कम होगा तो पीसीओ2 ज्यादा होगा, पीएच अगर ज्यादा होगा तो पीसीओ2 कम होगा। तो जो दो पैरामीटर्स फॉर असेसिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस आर गोइंग टू बी अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कॉमन अब हम देखें तो पीएच तो हमारा डिक्रीज होने वाला है क्योंकि एसिडोसिस है, तो पीसीओ2 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो PCO2 is going to get increased in respiratory acidosis and pH is going to be decreased. ओके, इंटरवेंशंस, मॉनिटर साइंस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस असेस करने हैं हमको। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, तो जितना अमाउंट का ऑक्सीजन आपको प्रिस्क्राइब करने कहा है उतना आपको ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करना है। देन प्लेस द क्लाइंट इन सेमीफाउलर पोजीशन इन ऑर्डर टू प्रमोट गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज के लिए करना है। एनकरेज द टू कफ एंड असिस्टेंट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होगा, सिक्रीशंस लूजन होंगे, गैस एक्सचेंज प्रमोट होगा। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट्स एज प्रिस्क्राइब, तो रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट आपको स्पायरोमेट्री करवाना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना है, सक्शन करना है, ये सारी चीजें आपको करनी रहेगी। देन सिक्रीशंस को आपको थिन करना पड़ेगा, उसके लिए आप नेबुलाइजेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सक्शन करना रहेगा। हाइपोवेंटिलेशन अगर कंडीशन है तो आपको पेशेंट का हेड एलिवेट करना रहता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट लेवल आपको पोटेशियम लेवल पर्टिकुलरली मॉनिटर करना रहता है क्योंकि पोटेशियम लेवल इंपेयरमेंट से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने का चांसेस रहता है। ओके, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हो अगर आपका CO2 लेवल बढ़ गया है तो, बिकॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में PCO2 लेवल तो बढ़ने ही वाला है। ओके, अब भी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वैल्यूज पता होनी चाहिए। पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ओके तो 7.35 to 7.45, ओके दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच। देन PCO2 के बारे में बात करें तो PCO2 कैसे याद रख सकते हैं, 7 हटा दो, 35 से 45 mm of Hg इज PCO2 का वैल्यू। ठीक है, PCO2 का नॉर्मल वैल्यू इज 35 to 45 mm of Hg। HCO3 का वैल्यू है 22 to 27 mm of Hg, दैट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ HCO3। और PO2 का वैल्यू है 70 to 100 mm of Hg। ओके, तो ये नॉर्मल वैल्यूज एक बार नोट कर लेना, वापिस बोलती हूँ। पीएच नॉर्मल वैल्यू इज 7.35 to 7.45, PCO2 तो याद रह जाएगा 35 to 45 mm of Hg, HCO3 का वैल्यू रहेगा 22 to 27 mm of Hg, PO2 का वैल्यू रहेगा 80 to 100 mm of Hg। ओके, अब आएगा आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। तो अल्कोलोसिस तो हमको पता ही है, अल्कोलोसिस में क्या होने वाला है, पीएच इंक्रीज होने वाला है। ओके, अब पीएच इंक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या होगा,
क्योंकि रेस्पिरेटरी में तो अपोजिट है, ROME पढ़ा हमने, तो PCO2 इज गोइंग टू गेट डिक्रीज, यानी कि वैल्यू 35 mm of Hg से कम होने वाली है। Okay, so that is about respiratory alkalosis. A deficit carbonic acid and decrease in hydrogen ion concentration that results from accumulation of base, यानी यहाँ पे base बढ़ रहा है, और from a loss of acid, and acid lose हो रहा है। Causes के अंदर आएगा fever, hyperventilation. So hyperventilation leads to respiratory alkalosis, hypoventilation leads to respiratory acidosis. Hypoxia, hysteria, neurological disorder है, ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, पेन। तो ऐसे कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। असेसमेंट तो हमको पता चल गया, पीएच इंक्रीज है यानी PCO2 डिक्रीज होगा, तो पीएच इज गोइंग टू बी मोर देन 7.45 एंड PCO2 इज गोइंग टू बी लेस देन 35 mm ऑफ Hg, याद रखना है ये। Interventions: monitor signs of respiratory distress, provide carbon dioxide breathing as prescribed. Okay, तो यहाँ पे रीब्रीदर मास्क देना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस का ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है रीब्रीदिंग मास्क। रीब्रीदिंग मास्क से आपको पेशेंट को ब्रीदिंग करवानी है क्योंकि हाइपरवेंटिलेशन हो चुका है। ओके ओके, इसके अलावा आप पेशेंट को वॉलंटरीली ब्रीथ करने के लिए बता सकते हैं। पेशेंट का कैल्शियम लेवल और पोटेशियम लेवल आपको मॉनिटर करना है। पेशेंट को फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करवानी है क्योंकि तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। देन एडमिनिस्टर करना है आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर पेशेंट को ज्यादा है तो। नेक्स्ट कम्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एसिडोसिस तो हमको पता ही है, पीएच लेवल डिक्रीज होने वाला है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक में आपको क्या ध्यान रखना है, HCO3 लेवल ध्यान रखना है। तो हमारा HCO3 लेवल कितना है, 22 to 27 MEQ पर लीटर। ओके, ये आपका HCO3 का लेवल है। तो हमने पढ़ा ROME, तो R के अंदर तो अपोजिट रहेगा, M के अंदर इक्वल रहेगा, मतलब सिंपल लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। एसिडोसिस के अंदर पीएच डिक्रीज होने वाला है, ओके, तो HCO3 भी कैसा होगा, डिक्रीज, मेटाबॉलिक इक्वल बोला है इसीलिए। तो pH is going to get decreased along with HCO3 is also going to get decreased. So यहाँ पे buffer base that is total concentration of buffer base that is lower than normal, यहाँ पे buffer कम हो जाएगा, base कम होगा यहाँ पे, with a relative increase in hydrogen ion concentration। दोनों में सेम ही है, रेस्पिरेटरी और इसके अंदर, उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, एंड रिटेंशन ऑफ टू मच ऑफ एसिड। कॉजेस, यस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। Okay, diabetic ketoacidosis is one of the most common cause of metabolic acidosis. Then excessive ingestion of acetyl salicylic acid, एस्पिरिन का इंटेक ज्यादा है तो भी हो सकता है, हाई फैट डाइट की वजह से भी हो सकता है। Then insufficient metabolism of carbohydrates, malnutrition, renal insufficiency, acute kidney disease, chronic kidney disease and severe diarrhea। तो सारे कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, असेसमेंट, HCO3 डेफिनेटली HCO3 डिक्रीज होने वाला है, पीएच डिक्रीज होने वाला है, यस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज Kussmaul's respiration. Kussmaul's respiration is the specific sign of metabolic acidosis. Okay, Kussmaul's respiration is the specific sign of metabolic acidosis, and these are fast and deep breathing, ठीक है, फास्ट ब्रीथ है एंड रैपिड डीप ब्रीदिंग इज Kussmaul रेस्पिरेशन। ओके, अब इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को? पेशेंट को डायलिसिस अगर प्रोवाइड कर सकते हैं, किडनी डिसीज है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है आपको, आईओ चार्ट असेस कर सकते हो। देन बफर बेस एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडा बाइकार एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, देन
सीजर्स, अगर अगर पेशेंट को सीजर प्रिकॉशन लेना है, डायबिटीज है तो इंसुलिन उनको टाइम पे एडमिनिस्टर करना है। ओके, ओरल अगर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे हैं वो तो मॉनिटर करना है उस टाइम पे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स अगर आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तभी भी आपको बहुत ध्यान रख के एडमिनिस्टर करना है। ओके, देन जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन का इंटेक आपको पर्टिकुलरली मॉनिटर करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा ही बोला है कि मेटाबॉलिज्म अगर कार्बोहाइड्रेट्स का इनसफिशिएंट है तो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मॉनिटर जो है उसका मेटाबॉलिज्म आपको मैनेज करके एडमिनिस्टर करना रहेगा। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो पता ही है हमको क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर, सॉरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर आपका क्या डिक्रीज होने वाला है, पीएच तो इंक्रीज होने वाला है। ओके, तो Me पढ़ा था हमने मेटाबॉलिक इक्वल, तो HCO3 भी क्या होगा, इंक्रीज। चला पता, तो HCO3 इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज। कार्बोनिक एसिड डेफिसिट होगा, पता ही है ये तो हमको। एसिडोसिस, एसिड कम होगा यानी बेस ज्यादा हो रहा है, अल्कलोसिस के अंदर ऑब्वियसली एसिड कम होगा। डिक्रीज हाइड्रोजन आयन भी कम हो जाएंगे। दैट रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ बेस और लॉस ऑफ आयन, सॉरी एसिड विदाउट कंपेरेबल लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पे एसिड का लॉस रहेगा, एसिडोसिस के अंदर बेस का लॉस रहेगा। एसिडोसिस के अंदर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगा, अल्कोलोसिस के अंदर H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज रहेगा। ठीक है, तो हमेशा पीएच HCO3 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी हाइड्रोजन आयन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाइड्रोजन आयन कहाँ ज्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन कहाँ कम होता है। तो अल्कोलोसिस के अंदर हाइड्रोजन आयन कम रहेगा, एसिडोसिस के अंदर बढ़ जाएगा। कॉजेस क्या है, इफ एक्सेसिव डायूरेटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड, उसकी वजह से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन रहेगा। ओके, देन एक्सेसिव वॉमिटिंग और जीआई सेक्शनिंग की वजह से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस सॉरी अल्कोलोसिस हो सकता है। ऑल्सो एक्सेसिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सक्शनिंग की वजह से हाइपोकैल्सेमिया भी, सॉरी हाइपोकैलेमिया भी हो सकता है, याद रखना है आपको। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इंजेक्शन ऑफ एंड इन्फ्यूजन ऑफ एक्सेसिव सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडा बाइकार्ब अगर आपने ज्यादा एडमिनिस्टर किया है वो बेस है, ठीक है, तो अल्कोलोसिस हो सकता है। मासिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। ओके, सो दैट वाज, यस, असेसमेंट कैसे करोगे इसका, तो पीएच लेवल आपका बढ़ने वाला है, HCO3 लेवल भी आपका क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू असेस द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और फिर आपको उसको मैनेज कैसे करना है, तो पोटेशियम और कैल्शियम लेवल आपको असेस करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं पेशेंट को, देन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है और पोटेशियम लेवल रिप्लेस करना है। अब आपके आएंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। द नर्स रिव्यूज द electrolyte results of an assigned client and notes that the potassium level is 5.7 MEq per liter। मतलब क्या है ये, hyperkalemia। Which finding would the nurse expect to note on the electrocardiogram as a result of lab value? ठीक है, तो ST depression, inverted T wave, prominent U wave, tall peaked T waves। अब देखो ये तीनों साइंस किसके हैं, हाइपो के साइन है ये। यस, दिस इज द हाइपो के साइन है। ये साइन जो है ये हमारा हाइपर का साइन है। ठीक है, तो हाइपर कैलेमिया के अंदर आपका करेक्ट आंसर आएगा टॉल पीक्ड टी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यूज the client's electrolyte laboratory report and notes that the potassium level is 2.5 MEq per liter। मतलब हाइपो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते साथ साथ ही कॉन्सेप्ट लगाने हैं। ये हाइपो हो गया इधर। Which pattern would the nurse note on electrocardiogram as a result of lab values? Now see, U waves, absent P waves, then elevated T waves, then elevated ST segment। तो क्या आंसर आएगा हमारा, prominent U waves are the sign of hypokalemia। Okay, prominent T waves are the prominent U waves are the sign of hypokalemia। ये हमको पता है, तो इसीलिए हमारा आंसर दिस विल बी योर
आंसर। ओके, yes. The nurse is assessing a client with suspected diagnosis of hypocalcemia. Which manifestation would the nurse expect to note in the client? तो हाइपोकैल्सेमिया बोला है, तो अब हमको यहाँ पे क्या याद रखना है? साइन एंड सिम्टम्स। तो हाइपो ट्विचिंग फर्स्ट है, हाइपो एक्टिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि हाइपोकैल्सेमिया है, तो उसमें इनवर्सली वेराई कर रहा है। पॉजिटिव साइन रहेगा ट्रोसियो एंड क्वार्ट्सवेक, हमारा तो पॉजिटिव साइन है, तो ये तो नेगेटिव है, यानी ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। हाइपो एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, एक मात्र ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी जिसके अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्स ज्यादा होते हैं, वो है हाइपोकैल्सेमिया। तो ये पॉइंट भी नहीं लगेगा हमारा, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। बच्चा क्या? ट्विचिंग। तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कभी कभी सही आंसर ढूंढने से ज्यादा हमको गलत आंसर निकालने में भी आंसर मिल जाता है। ये तो हमें पता लग ही रहा है कि ये 3 ऑप्शन तो नहीं है, तो बच गया कौन सा? ये बच गया। तो सारे सिम्टम्स अगर आपको याद नहीं है, लेकिन आपको जो सिम्टम्स याद है उसमें से ये नहीं आ रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। ओके, ऐसे बहुत से आंसर फाइंड करने के ट्रिक्स हैं जो आपको परिवर्तन नर्सिंग इंस्टीट्यूशन में सिखाए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Okay, next is the nurse is caring for a client with a nasogastric tube that is attached to the suction, low suction. The nurse monitors the client knowing that the client is at risk of which acid base disorder? पढ़े अभी हमने पढ़ा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो अभी हमने जस्ट लास्ट डिसऑर्डर के अंदर पढ़ा है द क्लाइंट विद प्रोलॉन्ग नेसोगैस्ट्रिक सक्शन। तो आंसर क्या आएगा हमारा? लास्ट हमने क्या पढ़ा? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो ये रहेगा हमारा आंसर। Okay, next question. The nurse reviews the blood gas results of a client with atelectasis. ओके, एटेलेक्टेसिस हमने कहाँ पढ़ा था? तो हमने एटेलेक्टेसिस पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। यस, ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। द नर्स एनालाइजेस द रिजल्ट्स एंड डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। व्हिच रिजल्ट वैलिडेट्स द नर्सेस फाइंडिंग? ओके, तो चलो ये बिना ऑप्शन देके सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एसिडोसिस बोला है मतलब पीएच कम होने वाला है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब रोम है तो पीसीओ2 बढ़ने वाला है। इनकी इसकी नॉर्मल वैल्यू लिख दो, इससे बिलो पीसीओ2 इंक्रीज मतलब मोर देन 45। कौन से कंडीशन में हो रहा है ऐसा? ओके, ये सारे में से कौन से आंसर के अंदर वो चीज हमको दिख रही है, तो वो हमारा आंसर रहेगा। अब देखो यहाँ पे पीएच बिलो है, हाँ है, और पीसीओ2 ज्यादा है, हाँ है। ठीक है, तो एक हमारा ये ऑप्शन है। यहाँ पे 7.35 से तो कम होना चाहिए, नहीं ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हमारा पीसीओ2 तो बड़ा है पर पीएच भी बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। पीएच बढ़ गया यानी तो अल्कलोसिस ही हो गया। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये रहेगा। तो इस तरह से आप इजीली कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस, you can follow us on Instagram and Facebook, and even for more admission inquiry you can call on this number. Thank you so much.